सिया सुहाग सेज पर बैठी विहान का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननंद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था और उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और सिया ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखकर होले से कहा था, धत, ओए होए, तुम मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर सिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ती थी, पीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननंद भाभी बन गई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज़ दी और वो थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद सिया अपने कमरे का जायजा लेने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और भी बहुत कुछ, सारे दहेज के सामान भरे हुए थे कमरे में। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते थे सिया पर। हर चीज बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे सिया के दहेज के लिए। दोनों भाभियों की भी वो दुलारी ननंद थी। उन दोनों ने ही सिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहनों की खरीदारी की थी। सिया की माँ तो सिया की शादी के नाम से बिल्कुल आदी हो गई थी। सबको याद करके सिया की आंखें भर आई तो उसने खुद को दिलासा दिया, मैं भी ना कौन सा मीलों दूर हूँ, पापा का घर इसी शहर में तो है। विहान को बोलूंगी तो वो मुझे लेकर चल देंगे। आखिर विहान मुझे कितना पसंद करते हैं, वो मुझे कहाँ मना करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। और विहान का ख्याल आते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गई। विहान अब आते ही होंगे, पर दरवाजा बंद था और किसी के आने की कोई आहट भी नहीं थी। सिया ने सोचा, दोस्तों ने रोक लिया होगा उन्हें, नहीं तो मुझसे अधिक वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर बहुत थकान सी हो रही है, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दूं, ऐसा सोचकर सिया ने तकिए से सिर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार विहान से मुलाकात हुई थी। सिया की सहेली के भाई की शादी थी, इसलिए सारी सहेलियां आई हुई थी। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी थी। बातें कपड़े ज्वेलरी से होते होते विदेशी सामान की होने लगी। कोई अपनी विदेशी घड़ी के लिए खुद पर प्राउड कर रही थी तो कोई पर्स के लिए। तभी पूजा ने बताया कि मेरे भैया अमेरिका से वापस आ गए हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब तो वो अपने देश में ही रहेंगे। और अब सारी लड़कियों की दिलचस्पी पूजा की बातों में हो गई थी। विदेश रिटर्न बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है लड़कियों को। और पूजा भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई ना कोई लेने आ गया था। नेहा को लेने उसके अमेरिका रिटर्न भाई आए थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंदीदा नजरों से देख रही थी। और तो और महिलाओं में भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका रिटर्न से करना स्टेटस सिंबल की बात जो होती है। लेकिन इन सब के विपरीत सिया को विहान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो विहान सिया से कम 10 साल बड़ा था और दूसरे उसके बाल बीच में से थोड़े उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा था कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था और इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। और आज भी विहान को लेकर वही क्रेज था। सिया को हंसी आ गई और हंसते हुए ही उसकी नजर विहान की नजरों से जा टकराई तो पता नहीं क्यों सिया की नजर झुक गई। फिर तो पूरी शादी में जितनी बार सिया ने विहान को देखा, उसे खुद को देखता पाया और ये देखकर सिया की दिल की धड़कन तेज हो जाती। अभी कल तक जो बंदा उसे शादी लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए सिया की फीलिंग बदल गई थी। फिर जब जयमाला की रस्म हो रही थी तब विहान सिया के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और सिया खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। फिर जब सब वर वधू के साथ तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त थे तो अचानक विहान ने सिया का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए कसम दे दी, तुम्हें मेरी कसम सिया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। सिया को समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे और विहान कह रहा था, याद रखना सिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है मैंने। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिया कुछ बोल नहीं पाई और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर। उसने अपनी नजरें उठाकर विहान को देखा तो उसकी आंखों में प्यारी प्यार नजर आया और सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली।
कि उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती है, सुंदर मन होता है इनका, तभी तो किसी की एक प्यारी नजर पर अपना दिल हार जाती है। और सिया के साथ भी वही हो रहा था। एक शाम वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और उसका मन विहान को याद कर रहा था। जब घर में पंडित जी आए, वो विहान का रिश्ता लेकर आए थे। सिया के पापा को रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सोचकर बताएंगे, और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था कि अभी सिया बहुत छोटी है, पहले बीएससी पूरी कर ले, फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए। आखिर इकलौती बेटी है। सिया के दोनों बड़े भाइयों का भी यही ख्याल था। सिया की फैमिली एजुकेटेड थी, दोनों भाई इंजीनियर है और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी है। पिता की कपड़ों की दुकान है मेन मार्केट में। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पंडित जी ने ये बात विहान के घर वालों को बताया तो उसकी माँ के तेवर ही उखड़ गए। वो एक गुस्सेल स्वभाव की औरत थी। विहान 4 बहनों का इकलौता भाई है। विहान को तो वो किसी ब्लैक चेक की तरह समझती है। उनकी समझ से विहान के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वो तो बेहद तौहीन के साथ कह रही थी कि उस पिद्दी सी लड़की में तुझे ऐसा क्या नजर आ गया, सच सवर कर मेरे होनहार बेटे को फंसाया है। और तो और तीनों बड़ी बहन भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाना चाहती थी। उनके भी सारे ख्वाब चूर चूर हो गए थे। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी हर लिहाज से। सिया खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में सिया के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया और ये भी कि दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो पूजा ने सबको अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ विहान सिया से शादी करने की जिद कर बैठा था। सिया अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। हालांकि दिल में विहान की मोहब्बत जड़ बना चुकी थी। रह रहकर उसे विहान की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता और उसकी दी हुई कसम भी। वो मन ही मन अपने और विहान के साथ की दुआएं मांगा करती थी। वो एक दिन कॉलेज से घर आती है तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखती है। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठती है और पूछती है कि आखिर वो परेशान क्यों है। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहल्ले की औरतें सिया और विहान की बातें कर रही थी कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। सिया ये सब सुनकर हैरत में पड़ गई। सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगे, जबकि विहान से शादी के फंक्शन के बाद मैं तो उससे मिली तक नहीं। फिर सिया की बड़ी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वो थोड़ा संभल गई कि सिया उनकी अपनी बेटी, अपना मान जो है। फिर सबने साथ में खाना खाया। उसी शाम एक ऐसी घटना हुई कि सिया की जिंदगी ही बदल गई। शाम में अचानक विहान अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। विहान की माँ थोड़े अकड़ में लग रही थी। सिया के घर वालों ने सबको बिठाया। पूजा उठकर सिया के पास आ गई थी। सिया के परिवार वाले मेहमानों की आवभगत में लग गई। थोड़ी देर बाद सिया के पापा उसके पास आए और उन्होंने सिया से कहा, बेटा क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में सिया की नजरें झुक गई। उसे विहान की प्यार भरी नजरें और उसकी बातें याद आ रही थी। उसकी खामोशी उसका इकरार कर रही थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर सिया अपने विहान की दुल्हन बन गई और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से विहान का इंतजार कर रही थी। सिया सोच रही थी कि जब वो विहान से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो विहान के दिल की कैसी हालत होगी, और ऐसा सोचकर खुद ही शर्मा रही थी। कुछ देर ऐसी कफियत में निकल गई। फिर सिया को थकान से नींद आने लगी और उसने टाइम देखा तो चौंक गई। सुबह के 3 बजे थे। अब सिया थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं विहान। सिया की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने महसूस किया कि कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका है। फिर विहान कहाँ थे? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर बात क्या है? उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइटें जल रही थी, पर बरामदा पूरी तरह खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल बोल उठी, कंगन छनक उठे।
फिर सिया घबराकर कमरे के अंदर आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा। नींद की खुमारी से बोझिल पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को और भी अनोखा रूप दे रही थी। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी और ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने और भी खूबसूरत बना दिया था। लाल जोड़े में उसका कमसीन रूप कितना प्यारा लग रहा था। सिया अपने रूप पर खुद ही मोहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कमरे के बाहर कदम रखा तो इस बार उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज आई। ये आवाज पूजा की बड़ी बहन की थी। वो बड़े गुस्से में बोल रही थी, आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए। सिया कमरे के अंदर आ गई और दरवाजा सटाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। पता नहीं क्या बात है, पर ये बातें बाद में भी तो हो सकती है। और ये विहान कहाँ गए? आज उसकी सुहागरात थी। क्या ऐसी होती है सुहागरात? रात गुजरने वाली थी और उनका कहीं पता ही नहीं। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि वो कितना थक गई होगी। आखिर वो कितना इंतजार करवाएंगे। कहाँ तो सिया ने सोचा था कि आज विहान उससे मिलने को बेचैन होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और वो अपने सारे दोस्तों से जान छुड़ाकर सिया के पास जल्दी से आ जाएंगे। मगर रात तो गुजरती जा रही थी और अगर ये रात गुजर गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। ये अरमानों भरी रात खाली जा रही थी। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आ गया। उसका दिल आंसुओं से भर गया था। उसने एक बार फिर से बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो जिस ओर से विहान की बहनों की आवाज आ रही थी वो उधर ही चल दी। उसे एक छोटी बच्ची नजर आई तो उसने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि विहान जी कहाँ है, क्या वो जानती है? जी वो सबके साथ उस कमरे में है, उस बच्ची ने इशारे से बताया। क्या कह रहे हैं सब? जी सब लोग दहेज के सामान देख रहे हैं। सिया ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े हो गई। उससे ज्यादा अहमियत तो उसके साथ आए सामान की थी जिसे सब जागकर देख रहे थे। लेकिन क्या ये सब सुबह नहीं देखा जा सकता था? और विहान भी? सदमे से उसका दिल जैसे बुझ गया। दुल्हन से ज्यादा बेजान चीज की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले ही दिन कैसा आईना दिखाया था विहान ने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई थी। वो छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? हाँ पानी ले आओ। और जब वो पानी लेकर आई तो सिया ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? नहीं बेटा तुम जाओ, सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सिया सोच रही थी, ये कैसी शादी? मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा। चलो कोई नहीं आया ना सही, पर विहान? सिया ने देखा कि उसके कमरे में दूध, फल या मिठाई तो छोड़ो, पानी का जग और गिलास तक नहीं था। ये कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने फर्निश्ड किया था और जहाँ हर चीज उसके दहेज की थी, बड़े भाई ने उससे पूछकर सारी चीजें खरीदी थी। 3:30 बजे के बाद वो उठी और अपने जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी थी कि विहान आ गए और सिया के हाथ रुक गए। सिया के चेहरे पर इतना दुख था कि वो शर्मिंदा से हो गई। सॉरी सिया, मुझे देर हो गई और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। सिया का दिल किया पूछे, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मगर वो चुप रही। विहान ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गई। सारी रात गुजर गई थी। सिया का मन किया तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाई, इतनी गहरी कि कुछ याद ना रहे। विहान ने उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, सिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो खामोशी रही। उसे दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। इतनी देर से जिन प्यार भरे लम्हों की राह देख रही थी, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान बेताब थे, अब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैं कपड़े बदल लूं, मुझे नींद आ रही है। बदल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी? सुबह होने वाली है। सिया ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में से नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। और जब वो वापस आई तो विहान वैसे ही बिस्तर पर बैठा था। सिया ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। विहान ने भी नाइट सूट लिया और वॉशरूम में चला गया। और फिर वो तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद की वादियों में खोने वाली थी कि विहान उसे उठाते हुए पूछ रहा था, सिया गाड़ी के कागज तुम्हारे पास है? गाड़ी के कागज? कौन सी गाड़ी? सिया एकदम से चौंक गई। नींद से बोझिल आंखों से
उसने विहान को देखा। विहान के चेहरे पर जाने क्या था। उसने नजरें झुका ली और कह रहा था, वो तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा, वो हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सिया ने बेहद मासूमियत से कहा, हाँ, तुम्हारे बड़े भाई दीपक ने भी कहा था, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर अब वो कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद उड़ गई थी। सिया की नींद उड़ाकर विहान आराम से सो गए थे। सिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसके करीब सो रहा शख्स जो उसका पति है, ये फूलों से सजा सजाया कमरा, उसके ताजे फूल अब बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसा लगा कि सुबह के समय जब सारी दुनिया सो रही है और केवल वो जाग रही है, कैसा जख्म लगा था उसके दिल पर। लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा इंतजार भी नहीं कर सकते। क्या होता अगर विहान आज की रात सब्र कर लेते? क्या होता अगर आज की रात झूठी मोहब्बत सजा लेते अपने चेहरे पर? कम से कम उसका दिल तो इस तरह से ना टूटता। आज की रात उसका दिल घायल तो ना होता। सिया का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या क्या सोचा था, कितने हसीन सपने सजाए थे। उसके कान में आज भी वो डायलॉग गूंजते हैं जिन्हें सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। दिल की धड़कन बेताब हो गई थी और वो विहान की हमराही के ख्वाब सजाने लगी थी। ये दिल कितना बेरहम होता है, किस तरह दिमाग के सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। क्या क्या ख्वाब दिखाता है, ये जाने बगैर कि जब ख्वाब टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये शख्स जो अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद उसके तन मन का स्वामी बन गया था, कैसे बेखबर होकर सो रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी बातों से कैसे टूट गई थी वो। सिया को विहान से नफरत हो रही थी, उसे घिन आ रही थी जो उसका पति था। नियति भी कितनी निष्ठुर है। अभी थोड़ी देर पहले तक वो कितनी खुश थी, अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। विहान ने उसे खुद पसंद किया था और वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कितनी खुश थी वो कि बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा कर विहान ने उसे चुना था, मगर वो भी कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ़ थी। विहान ने उसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके दोनों भाई इंजीनियर थे और विहान और उसकी फैमिली यह बात अच्छी तरह जानते थे कि वो लोग अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे, और उन्होंने कोई कसर भी छोड़ी नहीं थी। फ्रिज, टीवी, एसी, दीवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और भी सारी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा विहान की मम्मी के लिए सोने का सेट और पूरे परिवार के लिए महंगे कपड़े दिए थे। विहान को तो सारी चीज़ें पसंद से दिलवाया था दीपक ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हो सकता है वो गाड़ी के कागज़ देना भूल गए हो, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं है, वो क्या गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे? उसने बहुत दुख से सोचा, ये दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें इंसान से बढ़कर है। इंसान के जज्बात का कोई मोल नहीं। बाकी लोगों से तो सिया को कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्या विहान भी इस सब में शामिल थे? सोचते सोचते न जाने कब सिया की आंख लग गई। विहान भी सारी रात के जगे हुए थे, इसलिए अब वो भी बेखबर होकर सो रहे थे। 11 बजे तक सिया की आंख खुली तो देखा कि विहान उसे प्यार से देख रहे थे, लेकिन सिया में इतनी ताकत नहीं थी कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराते हुए देती। अचानक से विहान ने सिया को गले लगा लिया और सिया का मन जोर जोर से रोने का करने लगा। वो खुद को विहान के हवाले नहीं करना चाहती थी, मगर वो मजबूर थी। विहान ने जबरदस्ती अपना हक वसूल किया और वो चुपचाप सिसकती रही। विहान खुशी से उठकर बाहर चले गए। तब सिया तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। क्या इसी प्यार को पाने का सपना देखा था? उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। खुद को घसीटते हुए वो बाथरूम में पहुंची थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे के गम को छुपाया। दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठे थे। सिया ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसके सिर का भारीपन थोड़ा दूर हुआ। तब वो थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे, सबके लिए कपड़े, फल और मिठाई लेकर। शाम को वो पग फेरे के लिए जाने वाली थी। शाम को वो और विहान भैया की कार में बैठकर उसके मायके जा रहे थे और सिया अपने मन में सोच रही थी कि वो अपने मायके में कार देने के लिए मना कर देगी।
जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं है, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगने जैसा है। आज विहान बहुत खुश लग रहे थे। दीपक से भी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितना लगाव हो उससे, और ये सब देखकर सिया को बहुत हैरानी हो रही थी। विहान सिया से भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या नाराज रहे। जल्दी ही सिया का मायका आ गया और सबने विहान को हाथों हाथ लिया। विहान भी सबसे बड़े प्यार से मिले, मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात विहान वहीं रुक गई। रात भर विहान ने सिया को अपने बेकरार दिल की दास्तान सुनाई और उसे इतना प्यार दिया कि वो सब भूल गई। सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आज से पहले वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। विहान की मोहब्बत ने उसे खिलता हुआ गुलाब बना दिया था। शायद औरत इतनी नाजुक दिल होती है कि सब कुछ जाने बूझते हुए भी भरम में जीना चाहती है। मर्द अपनी जरूरत और ख्वाहिश लेकर उसके पास जाते हैं और औरत उसे मोहब्बत समझकर यकीन कर लेती है। दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि विहान की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह विहान चले गए थे और अब सिया ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। विहान के जाने के बाद वो खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी। अब उसे झूठी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं थी। वो इन लम्हों को जी लेना चाहती थी और इसलिए दिल से खुश थी, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। उसने भारी जोड़ा उतारकर अपना एक कॉटन का सूट पहना। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिया और अपने भतीजे भतीजियों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वो अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे ही सारे गम उसके इंतजार में खड़े थे। अभी वो रात के कपड़े बोर्डरोब से निकाल ही रही थी कि उसकी छोटी भाभी हंसती मुस्कुराती हुई आ गई। उसी समय विहान जी का फोन आया। विहान जी का फोन? सुबह ही तो गए थे। सिया बहुत हैरान हुई। हैरान क्यों हो रही हो? नई नई शादी है और पहली पहली रातें। बेचारे को नींद नहीं आ रही होगी। अकेले कैसे सोएंगे बेचारे, जैसे सारी उम्र सोते आए हैं। वो चिढ़कर बोली, फिजूल बातें मत करो। अगर वो आना चाहे तो उन्हें मना मत करना। मैं चौकीदार को बोल देती हूँ कि गेट खुला रखे। नहीं, आप रहने दीजिए। सिया ने फोन कान में लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जाहिर है वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। हेलो सिया, क्या कर रही थी? जी सोने जा रही थी। आपने खाना खाया? हाँ। फोन क्यों किया आपने? मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आप खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम्हारी बात और है, मेरी क्या बात है? वो दुख से भरी दिल से बोली। अच्छा, गुड नाइट, मैं फ़ोन रखता हूँ। जी गुड नाइट। और फिर फ़ोन रख दिया। दुख और गुस्से से उसका दिल जलने लगा। दिल कर रहा था कि मोबाइल उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि वो अभी अकेली थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले भाभी की बातें सुनकर उसे भी लगने लगा था कि शायद विहान को मेरी याद आ रही हो, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही हो। सिया ने वक्त देखा, 12 बज रहे थे। ये कौन सा वक्त था ऐसी बातें करने का? गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। सिया ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर सी गई। उसे विहान से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश की थी और अब तो जैसे खुद पर ही यकीन खो गया था। कैसे गुजारेगी ऐसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी जिससे नफरत हो गई है? शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी। कितने बेहिस लोग हैं, शादी के बाद रिसेप्शन तक नहीं किया। तब सिया ने सोचा था कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची ऐसी भी अच्छी नहीं होती और ऐसे भी मायका ससुराल दोनों एक ही जगह पर है। लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। वो धीरे धीरे टूट गई। 2 दिन में उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी भी नहीं कहेगी। क्या बगैर कार के लोग गुजारा नहीं करते? सारी दुनिया गाड़ी पर तो नहीं घूमती। पापा ने अगर कहा है तो जरूर देंगे, मगर सब्र भी कोई चीज होती है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो सब्र है और ना ही गैरत। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था सिया के साथ। विहान की माँ ने तो 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वो सारे विहान की बड़ी बहन ने ले लिए थे
और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपए रखे थे वो भी निकाल लिए। वो ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी बातें आ रही थी। फिर वो ये भी नहीं जानती थी कि ये सब कुछ दिनों की बात नहीं है, उसे सारी उम्र ये सब झेलना पड़ेगा। शायद वो कुड़ कुड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूंगी, सिया सोचे जा रही थी। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो न जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो विहान उससे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननंद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, जो विहान के जरा सा प्यार से बोलने पर वो सोच रही थी कि विहान मुझसे प्यार करते हैं। वो अपने घर वालों की तरह नहीं है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि विहान ने उससे शादी क्यों की थी। इस साजिश में सभी शामिल हुए थे और विहान ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और मैं बेवकूफ विहान की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। सिया रोते जा रही थी और सोचे जा रही थी। जाने कौन से पहर में उसकी आंख लगी थी, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में सिया की मम्मी आरती गा रही थी। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई केवल 2 दिन में उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या ये घर अब मेरा नहीं पराया हो गया है। और घर छोड़ो, सिया तो खुद अपने लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो गया था। शादी के साथ फेरों ने सब कुछ बदल दिया था और जिस घर में विवाह की रस्में निभाई गई थी वहां उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री में गुजारी थी सिया ने। शायद ही कभी उदास होती थी और इन 2 दिनों में लगता है कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश ये सब सपना होता और वो पहले की तरह आजाद होती। वो सोच रही थी कि जब 2 दिन में इतनी परेशान हो गई है तो फिर सारी जिंदगी कैसे कटेगी। सिया सीधी सादी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वो तो मुझे अपनी जी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी जी नहीं सकते। भाई और भाभीियों को तो वो तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए जब शाम को विहान उसे लेने आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें कर रहे थे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला और फिर उसके बाद वो विहान के साथ विदा हो गई। आज सिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए यही रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वो अब एक ब्याहता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब विहान के नाम से पहचानते हैं और अगर वो विहान से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज के सामने 2 टके की रह जाएगी। वो कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर विहान बहुत खुश थे। सिया से इधर उधर की बातें करने में लगे थे और वो अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगी। और आखिर उसका डर सामने आ गया। विहान ने अचानक पूछा, आपने पापा से गाड़ी की बात की थी? जी वो मैं। बोलो, मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फोन करके याद दिलाया, फिर भी तुम कैसे भूल गई। विहान गुस्से से सिया से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला विहान ये नहीं कोई और इंसान था। सिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वो वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया सिया का। वो ऐसे बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में ठहरे हुए आंसुओं की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी हुई जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में आई तो विहान उसके पीछे पीछे चले आए। वो भी बहुत खुश और हंसते हुए। वो सिया को देखकर चौंके। इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेराते हुए कहा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, वो आंखें चुराकर बोली। लेकिन सिर क्या, सिया का तो पूरा वजूद दुख रहा था। ओह,
दूध के साथ कोई गोली ले लो, विहान ने चिंता जताई। सिया का दिल किया कि कह दे कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिसे खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं। अभी सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जागी रही थी? नहीं, उसका दिल किया कि कह दे। नींद तो उसे अपनी गोद में लेकर बहुत जल्दी सारी तकलीफ देह सोचों से आज़ाद कर दिया था, पर वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, उसने बात खत्म की और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन वो सारी रात सो ना सकी। विहान उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो गए थे। वो सारी रात आंसू बहाती रही। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो दो दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी का खूबसूरत मोड़ होता है, दो दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभीियों को देखकर तो यही लगता था कि सिया को शादी के बाद लड़की को सारे जहां की खुशियां मिल जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभीियों के चेहरे शर्म और खुशी से लबरेज रहते थे। भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हो। उन्हें देखकर सिया ने भी सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, पर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, लेकिन सिया के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थी। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वो थी भी बहुत प्यारी गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब सिया को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा भाई भाभी हमेशा फोन करते थे तो वो अपनी आवाज में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती। पूरे महीने भर बाद सिया विहान के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था, वो तो भैया को भेज रहे थे लेने के लिए, पर विहान ने ही आगे बढ़कर कहा था कि वो आ जाएगा सिया को लेकर। विहान बड़े खुश लग रहे थे। जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से निकले, विहान की मां ने आवाज देकर विहान को बुलाया। विहान, सिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वो काफी जोर से शायद सिया को सुनाने के लिए बोल रही थी, अपनी पत्नी को बोल दे अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। सिया को ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने दीवार पकड़ लिया, नहीं तो वो गिर जाती। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। विहान की माँ बोलकर अंदर चली गई। विहान वहीं सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूब गए थे। सिया का दिल कर रहा था कि वो कहीं ना जाए, मना कर दे मायके जाने से, पर उसे पता था ऐसा मुमकिन नहीं था। विहान ने बाइक निकाली और वो पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चों ने सिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता? सास और ननंद का व्यवहार कैसा है? और सिया, सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती रही। रात के खाने के बाद विहान ने सिया से कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वो उस जहनुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर विहान ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वो उसे छोड़कर और सबको प्रणाम करके चले गए। सिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताजुब हुआ, लेकिन सिया ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके साथ रुकना चाहती थी। विहान तो मान भी नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। अब मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहूंगी। सिया ने देखा, उसकी बात सुनकर मम्मी को सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप से थे। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहाँ सिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी और तब वो चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोलकर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थी। सिया, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? विहान से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थी। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है सिया? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ।
तुम शादी के पहले दिन से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर सिया बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया, उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। और फिर सिया ने सोचा आज भाभी को सब बता देगी। अगर आज वो चुप रही तो गम की शिद्दत से उसका सिर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वो अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। और फिर उसने अपनी भाभी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी और जैसे सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छंट गए। लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम के पहाड़ी टूट पड़े थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि विहान जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है विदेश से घूमकर आ गया। उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वो सदमे की वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। उनकी प्यारी ननंद जो घर भर की लाडली थी, जो बेहद अच्छी आदतों की मालिक थी, उसका नसीब ऐसा होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे गले लगाकर बहुत प्यार किया, उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो ऐसी 100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां इन बेजुबान चीजों से मिलती है? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर विहान खुद इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। अब सिया क्या कहती, वो तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या किया जाए? भाभी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। क्या मतलब ये भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालात ज्यादा ना खराब हो जाए। सिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें लेकर वो लोग खुश नहीं हुए तो क्या जिंदगी इसी तरह गुजरती है? क्या घर इस तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा सा भी खुश नहीं थे। मगर जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। विहान की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती है, वो इस तरह मुझे देखती है कि मेरा मन करता है कहीं जाकर छुप जाऊं। और विहान भी तो बहुत बड़े मतलबी है, शायद पढ़ाई करके उन्होंने यही सब सीखा है। नहीं सिया, विहान ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो लोग अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बिताने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा। तो भाभी, आप ही बताइए, सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी? और अलग घर में मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी, लेकिन छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उनके मुकाबले में विहान को पसंद किया। क्यों? फैसला तो तुमसे पूछकर किया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा था कि वो ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब सिया उन्हें पूरी बात क्या बताती? फैसले तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा और दोनों भाई है सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वो तो ठीक है भाभी, मगर ऐसी घटिया बातों को मेरा मन नहीं मानता। सिया, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश विहान की माँ की होगी। विहान बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी, पर सिया को दिलासा दे रही थी। सिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक बार भी विहान का फोन तक नहीं आया था, पर सिया को इस बात का कोई गम नहीं था। वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीयों की किस्मत पर रस आता
उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। और एक वो थी बड़ी भाभी, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब सिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है, सिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वो उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें कर रही है माँ, क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो शादी के 2-2.5 महीने हुए हैं। शुरू के दिन तो पति के साथ के होते हैं और सिया को यहाँ आए महीना पूरा होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर विहान बाबू भी मिलने नहीं आई। बहू मुझे तो डर लग रहा है, उस लड़की से पूछो खैरियत से तो आई है ना, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, आपको क्या लगता है हमारी सिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ? देखने में तो ठीक ही लग रही है। सिया उधर से ही गुजर रही थी। उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह के अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? अभी कल की ही तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। वो बेफिक्री के दिन, खुशियों के पल और लाड प्यार की घड़ियां, ये वक्त इतनी जल्दी से क्यों गुजर गया और प्यार खुशियों वाले दिन कहाँ गए? और उन्हीं बेचैनी पलों में सिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत दुख हुआ। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनियों में गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। कुदरत हमारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर सिया सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन विहान आ गए। सिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई और विहान सिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। सिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उसकी पत्नी जो माँ बनने वाली थी, आज उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर सिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, गाड़ी के बिना वो अपनी बहू को अपने घर पर आने देगी? अरे गाड़ी तो 1 हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। ये देखो चाबी, उस गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और सिया तो ये सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर ही इतना कुछ हो गया। ये सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे विहान की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दो गाड़ी लेकर आई, वरना अपने माँ बाप के घर ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना आप चकनाचूर हो गया था और ये देखने की किसी को फुर्सत नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो विहान के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई, वो शिकायत कर रहे थे। शिकायत तो उसके पास बेहिसाब थी, मगर उसने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? विहान ने तंज से पूछा। सिया खामोश ही रही। इतने दिन बाद वो घर आई थी, पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई थी। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। विहान को भी सिया का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। विहान ने एक बार भी नहीं सोचा कि सिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वो वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थी, इसलिए किचन का काम सिया को ही करना होता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वो गिरकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो खुद को सोफे पर पड़े हुए पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया था। सिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। विहान के पापा की आवाज आ रही थी, इस हालत में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सिर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? विहान की माँ की आवाज आई। ये सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। भगवान से डरो, उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो, क्या हुआ है उसकी हालत को? ठीक ठाक है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ये कोई अनोखा काम तो नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमजोर हो गई है। इस हालत में दूध फल वगैरह की भी जरूरत होती है।
सिया की हालत देखकर विहान के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे, पर उनकी बात सुनकर वो भड़क उठी और बोली, मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। अगर इतना ही ख्याल है तो इसे इसके माँ बाप के घर भेज दो, वहाँ नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये सब सुनकर सिया उठ गई और किचन में जाने लगी तो विहान के पिता ने उसे रोका, बेटा तुम आराम करो। पर पापा जी वो बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वो बहुत देर तक सोती रही। घंटे भर बाद छोटू बाहर के काम करने के लिए जो नौकर है खाना लेकर आया। सिया को बहुत तेज भूख लगी थी, उसने जल्दी जल्दी खा लिया और उसके बाद जो सोई, सीधे शाम में उसकी नींद खुली। विहान भी ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें शायद सिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही सिया ने कुछ बताया। अब सिया केवल किचन का काम देखती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली गई थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब वो अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में दे देती। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वो केवल दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर पाती थी, बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती। सिया में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपने लिए गिलास दूध भरकर पी सकती। ऊपर से विहान की माँ ने उसे ये कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए, अगर लड़की हुई तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। एक दो बार विहान के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो ये प्रार्थना करो, मगर आखिरी दिन तक ये एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए, और इसलिए जैसे तैसे दिन करीब आ रहे थे। उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से टाइम से 10 दिन पहले वो बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर कर दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। सिया का एचबी इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भाई ने उसे खून दिया था। सिया मौत के मुंह से वापस आई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और ये सुनकर वो सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नजरों में वो बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में ही रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा था। कभी कभी सिया को बहुत डर लगता। उसे लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं, कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरी जैसी हो गई तो। जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी, और सिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कदर बढ़ जाएगी। उसका दिल कर रहा था कि वो ये सब देने के लिए मना कर दे। वो लोग तो इन सामानों की ही आस लगाए बैठे हैं। वो लोग तो लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब ये शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती तो उसकी आंखें भर आती। 2 महीने बाद वो ससुराल आई थी और तब उसे पता चला कि विहान का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। विहान का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लगता था कि ये प्रमोशन सिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वो बहुत नाराज हो रही थी। जबकि सिया के भाइयों को तो कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से वो खुद भी सिया को अपने से इतना दूर नहीं भेज सकते थे, और ना तो सिया ने ही ऐसा कुछ सोचा था। विहान को ये बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी मम्मी को समझाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि सिया तो ये देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते विहान दिल्ली चले गए और तब सिया को एहसास हुआ कि वो चाहे जैसे भी थे वो उनके बगैर नहीं रह सकती। सिया को विहान की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वो बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर विहान की याद आती थी। काम करते करते वो ऐसे चौंक जाती जैसे अभी विहान आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं? लाल वाली फाइल देना, 1 गिलास पानी देना। विहान के दिल्ली चले जाने से सिया उन्हें हमेशा याद करती थी। जो कमरा विहान के होने से भरा भरा लगता था वो खाली खाली लगता था। विहान को दिल्ली में घर मिल गया था। ये सुनकर सिया खामखा ही खुश हो गई थी।
विहान एक वीकेंड पर अचानक घर आ गए थे। आज पूरे 1 महीने बाद सिया उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय सिया पसीने में लथपथ थी। काम वाली बाई 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल। उसने 2 दिन से बालों में कंघी भी नहीं की थी। सिया विहान को देखकर शर्मिंदा फील कर रही थी। पता नहीं विहान ने इस ओर ध्यान दिया भी या नहीं, पर उसने रात में जल्दी से काम समेटकर कपड़े बदल लिया और बाल भी सुलझा लिया था। और आज पहली बार विहान उसे अच्छे लगे थे। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई, या फिर वो उसकी बेटी के पिता थे और दोनों एक खूबसूरत और पवित्र शादी के बंधन से जुड़े हुए थे। सुबह जब उन्होंने अचानक कहा कि वो सिया को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो सिया हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर विहान की माँ ने एकदम तूफान खड़ा कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, और फिर तुम इतने खर्चे बर्दाश्त कैसे करोगे। सिया का दिल किया कहे, अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के खर्चे नहीं उठा सकता, तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो सबके सामने अपना मुंह खोलकर कुछ कह सके। और फिर उसे हैरानी के साथ साथ बहुत दुख हुआ जब विहान ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों होती है? अगर आप इजाज़त नहीं देंगी तो मैं सिया को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सिया ने हैरानी से विहान को देखा। ये किस तरह के इंसान है? माँ के सामने वो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो उनकी मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते थे। सिया ने सोचा था कि आज विहान के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिल लेगी, पर वो उनसे कह ही नहीं सकी। और वो अगले दिन वापस भी चले गए, और उनके जाते ही विहान की माँ उस पर गुस्सा करने लगी। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने ट्रांसफर करवा दिया, और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विहान पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति वो बाद में है। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप। तुम दिल्ली मरकर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं दिए जो काम करेंगे। सिया फर्श पर पोछा लगाने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अचानक वो चौंकी। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखी तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल डूबने लगा। सामने सिया के पापा खड़े थे। पता नहीं कब से, शायद विहान की माँ की तेज आवाज में गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर सिया का दिल डर गया। वो सब कुछ जान चुके थे। उनकी बेटी के साथ कैसा सुलूक होता है वो जान चुके थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था। वो रंगत उड़ी हुई थी। पापा आप? सिया बड़ी मुश्किल से बोली। आप कब आए? आइए बैठिए ना। आप परी से मिलने आए हैं ना? मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से सो रही थी, और जब सिया परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा कि पापा जा चुके थे। ये क्या हुआ? पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है। वो जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी, उन्हें पता चल गया था। वो जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। ओहो, पापा को भी आज ही आना था। काश की मम्मी जी बातों को इतना तूल ना देती। कौन सा मैं दिल्ली चली गई थी। मारे दुख के सिया का हृदय फट रहा था। उसके पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वो ठीक से घर पहुंच जाए। सिया का मन कर रहा था कि परी को उठाकर अपने पापा के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए, पापा आपने जो भी देखा सुना वो सब गलत है। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर वो जानती थी कि मम्मी जी उसे कभी भी अपने मायके नहीं जाने देगी। वो बहुत बेचैन थी। उसे परी पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी को देखने तो कभी कभी पापा आ जाते थे। परी अभी भी बहुत रो रही थी। सिया को याद आया कि वो सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने वो अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें झलक पड़ी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता। सारा दिन उसी बेचैनी में गुजर गया। उसका मन किया कि अभी भाभी को फोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वो खुद फोन नहीं करती थी। भाभी या मम्मी का फोन आता तभी बात करती थी, मगर आज किसी का फोन नहीं आया था।
परी सो गई तो वो दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में चली आई। उसका मन नहीं किया कि एक और भी खाए, ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। रात में विहान का फोन आया तो उसका मन इतना भारी हुआ था कि वो रो पड़ी। उसने पूछा, विहान अगर आप इजाज़त दे तो मैं पापा के घर फ़ोन कर लूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि सिया इजाज़त क्यों मांग रही है, मगर वो जान चुके थे कि मम्मी ने गुस्सा किया होगा। फिर सिया ने पापा के घर फ़ोन मिलाया, पर घंटी बजती रही और किसी ने नहीं उठाया। वो परेशान हो गई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रहे और कोई फ़ोन ना उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। सारी रात वो डरती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फोन की घंटी बज उठी। वो पागलों की तरह दौड़ती हुई बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर भैया थे। भैया, वो रोने लगी, पापा ठीक तो है ना? नहीं गुड़िया, वो अस्पताल में है। क्यों भैया? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी नहीं, थोड़ा दिन चढ़ जाए तो। दिन तो निकल आया है भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सिया ने मम्मी जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो पापा जी ने दरवाज़ा खोला। उसने उन्हें बताया तो वो परेशान हो गए और बोले, रुको, मैं विहान की माँ को उठाता हूँ। नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वो तो देर से उठती है। और तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सिया ने जल्दी से बैग में परी का ज़रूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि पापा ठीक नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबा जा रहा था। अस्पताल जाकर उसे पता चला पापा आईसीयू में है। मम्मी के गले लगकर वो रो पड़ी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? कल तुम्हारे घर से होकर आए तो घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना कहा। मेरी सिया खुश नहीं है। उन्हें फाजिल का अटैक आया था, वो कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ आए क्योंकि वो परी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी सिया को कहाँ चैन आने वाला था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, सोचती रही कि काश मेरे पापा घर ना आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। दूसरे दिन ड्राइवर सिया को लेने आया था तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। साल 6 महीने वो बिस्तर में पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज उन्हें देखने जाती रहोगी? और सिया चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। आज से पहले उसे अपनी बेबसी का इतना ज़्यादा एहसास कभी नहीं हुआ था। कितनी मजबूर हो गई थी वो। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हुए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोली थी और सिया को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नत की। उनके सामने रोने लगी कि उसे अस्पताल जाने की इजाज़त दे दे, पर वो नहीं मानी। विहान आ जाए तो उसे इजाज़त लेना, मैं उससे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दे सकती। और सिया ये भी नहीं बोल पाई कि विहान आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। बड़ी भाभी ने सिया की सासू माँ से फ़ोन पर बात की। सिया को आने दीजिए तो विहान की माँ ने कहा, आकर ले जाओ अपनी ननंद को और फिर वापस मत भेजना, तलाक का इंतज़ार करना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फ़ोन रख दिया और उसी रात सिया के पापा को होश आ गया। वो अपनी प्यारी बेटी को देखना चाहते थे। उन्होंने सिया की माँ को देखा और उनकी लड़खड़ाती सी जुबान से आवाज़ निकली, सिया। और जवाब में सिया की माँ की आंखों में आंसू बहने लगे और अपनी प्यारी बेटी को बगैर देखे उनकी सांसें रुक गई। उनकी आंखें अभी तक खुली थी, सिया को देखने की हसरत लिए हुए। बड़े भाई ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रखकर बंद किया। सबकी आंखें भर आई। सिया के ससुराल में फ़ोन करके बता दिया गया था और फिर अर्थी की आखिरी सफ़र की तैयारियों में सब लग गए, पर सिया अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फ़ोन किया तो विहान की माँ ने सीधे मना कर दिया कि विहान की इजाज़त के बगैर सिया को नहीं भेजेगी। क्या पिता की मौत पर भी विहान की इजाज़त की ज़रूरत है? पर उधर से फ़ोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो गुस्से से उनका खून खोल उठा। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज चलाते हुए वो सिया के ससुराल पहुंचे। इतनी बड़ी खबर सिया के ससुर जी को पता ही नहीं थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ा, चलो सिया। भैया, पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाज़त तो ले लूँ,
कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इजाज़त लेने की, वो इतनी ज़ोर से बोली कि सिया एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भरा हुआ था। सिया की सास उनकी तेज आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जब सिया वहां पहुंची तो एकदम कोहराम मच गया। उस दिन मौत ही उन्हें बेटी के घर ले गई थी। सिया जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे इस हाल में कैसे देखते, ये तो उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि जो बेटी कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से अधिक चाहा था, शादी के बाद उस पर इतनी मुश्किलें आई थी, वो कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वो सारी बातें ना सुनती तो आज उनकी जिंदगी खत्म ना होती। सिया अपने पिता को पकड़कर रो पड़ी। सबने मुश्किल से उसे हटाया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसका मन उसे धिक्कार रहा था कि वो अपने पिता की मौत की जिम्मेदार थी। काश पापा परी को इतना प्यार ना करते तो उससे मिलने ना आते बार बार, जबकि वो जब भी आते तो कभी भी उनकी इज्जत नहीं करता कोई। विहान की माँ तो अपने कमरे में चली जाती और नंदे अगर कभी सामने पड़ गई तो एक बार हाथ जोड़कर अपने कमरे में जा घुसती। सिया तो उनके पास बैठी नहीं पाती थी, उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और वो कुछ देर परी के साथ खेलकर चले जाते। काश सिया भी किसी की परवाह ना करती, किसी से इतना ना डरती तो ऐसा कभी नहीं होता। उसी दिन विहान भी पहुंचे, पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने उनसे बात नहीं की और सिया को तो ना अपना होश था और ना ही परी का। विहान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। सिया के ससुर और ननदे भी आई थी, पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं रहा था। सिया के पापा जो कभी अधिक बीमार नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान थे, वो चले गए थे अपने शरीर का साथ छोड़कर। काश उस दिन विहान उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता शायद। सब उसे दिलासा देते, होने को यही मंजूर था। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। सिया ने विहान के साथ अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकते तो फिर मैं यही ठीक हूँ। विहान को सारी बातें पता चल गई थी। वो खामोशी से सब सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। सिया की मम्मी परेशान हो गई कि बिना कुछ बोले क्यों चले गए, कहीं बुरा ना मान गए हो। चले गए तो चले गए, अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे पिता के कातिल रहते हो। उसी रात दिल्ली से विहान का फोन आया कि वो उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे। सिया तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले, मगर सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ससुराल जाए। फिर जब विहान आए तो वो उनके साथ ही अपने ससुराल गई। सिया को लगा था कि वो इतने बड़े दुख से गुजर रही है, विहान की माँ कुछ तो पसीजेगी, मगर जब विहान ने सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बवाल मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी मैं, इतना ही शौक है दिल्ली जाकर रहने का तो वहां जाकर सब कुछ खरीदना। और सिया अपने दहेज के सामान पर भी अपना हक नहीं ले सकी। विहान ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, अगर तुम सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी। और उनकी ये निराली दलील किसी को समझ में भी नहीं आई। सिया समझती थी कि उसके ससुर बेचारे बेबस थे, मजबूरी में केवल कपड़े और कुछ जरूरत का सामान ही पैक कर सकी थी सिया ने नहीं कहा कि उसे मायके जाना है, फिर भी विहान उसे मिलाने लेकर चले गए और सबको इस बात का जरा सुकून हुआ कि अब सिया अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफर खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती रही थी। एक जगह कार रोककर उन्होंने चाय पी और फिर सफर शुरू हो गया। और एक सफर सिया के भीतर भी जारी था, दुखों का सफर, संदेशों का सफर। सोच रही थी कि अगर परी ना होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो वो जीने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो वो अच्छी तरह जानती थी कि विहान के पास ना तो एहसास था और ना ही फुर्सत। साथ ही अब अगर विहान पूरी तरह से बदल जाए, उसे सारी खुशियां दे, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो सिया और उसके मायके में सबका विश्वास खो चुके थे। सफर कैसे पूरा हुआ ये तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सफर उसके भीतर चल रहा था वो बहुत तकलीफ देह था। और अब इस सफर के बाद नया सफर सामने था, नए रास्ते से वो बिल्कुल बेखबर थी। पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। विहान को अच्छा घर मिला था, 3 बेडरूम का घर था, छोटा सा लॉन भी था जिसमें लगे फूलों के पौधों में खुशबू आ रही थी।
क्योंकि काम तो खुद ही करना था, इसलिए सिया ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतरा भी नहीं था कि विहान ने अपने घर फोन मिलाया और मम्मी जी उसे वही समझा रही थी। सिया ने कुछ सुना तो नहीं, पर विहान के बदले हुए तेवर देखकर वो समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि विहान ने एकदम से सर्द लहजे में कहा, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी तो सारे काम मैं ही करती थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज़्यादा फालतू मत बोलो, परी को सुलाकर खाने के लिए कुछ बना लो। क्या घर में सामान है? हाँ, किचन में रखा है। क्योंकि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए सिया ने ज़मीन पर बिस्तर लगा दिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारियों को चेक किया। उसने आटा गूंथकर रोटियां और सोयाबीन की सब्जी बनाई। विहान खाना खाकर आराम से सो गई, जबकि सिया को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं थे। घर कैसा खाली खाली सा लग रहा था और उससे भी ज्यादा खालीपन सिया के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाजार से सारा सामान आ जाएगा, बेड, सोफा, पर्दे लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। विहान सुबह ऑफिस चले गए तो उसकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी, उम्र में सिया से 4-5 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी थी उसने। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं मिसेस शर्मा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। विहान भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने उन्हें कहा था कि वो जल्दी से आपको ले आए। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी। विहान भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं इस तरह की बातें करके आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। ओह, तब से मैं ही बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है? सिया। सिया, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। जी, मैं ये कहने आई थी कि आज आपको बहुत काम होंगे, तो दोपहर का खाना मैं भिजवाऊंगी, आप मत बनाना। आप क्यों तकलीफ कर रही है? घर में सारा सामान है, मैं बना लूंगी। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद मिसेस शर्मा। मेरा नाम नीति है, आप मुझे नीति दीदी कह सकती है। अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। नीति मुस्कुराई। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। नीति ने दोपहर को बहुत अच्छा खाना भेजा था और खाना इतना ज्यादा था कि रात के लिए भी हो गया। सिया को लगा था कि विहान 1-2 दिन में जरूरत का सारा सामान खरीद लेंगे, पर उनका ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। उसने दबे लहजों में कहा, प्लीज पर्दे ले आते, रात को अजीब लगता है। और सिया ने देखा कि वो शाम को डबल बेड की एक चादर खिड़कियों पर तान रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया अपने किसी काम से दिल्ली आए तो उसकी तरफ भी चले आए। अब भगवान जाने उन्हें कोई काम था या फिर मम्मी ने उन्हें भेजा था कि देखकर आए सिया किस हाल में है। और सिया को इस हाल में देखकर उनका दिल बहुत दुखा। कैसे लोगों से वास्ता पड़ा था। विहान ऑफिस गए हुए थे। सिया भैया को अपने सामने अचानक देखकर इतनी खुश हुई कि उनसे लिपटकर रो पड़ी। वो खुद भी रो रहे थे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। सिया ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया। उसका मन कर रहा था कि भैया के लिए कुछ अच्छा बनाए, पर घर में वैसा कुछ था ही नहीं। विहान सारी तनख्वाह खुद रखते थे। उसने एक दिन विहान की माँ को कहते सुना था, सिया को पैसे मत देना वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी, घर का सामान खुद लाकर देना। और विहान कह रहे थे, मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता, पूरी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइएगा, मैं आऊँगा तो ले आऊँगा। और सिया सोच रही थी कि पत्नी और बच्ची के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बच्ची के दूध के डिब्बे पर हमेशा बोलते थे कि बहुत खर्चा होता है, ताज़ा दूध लेना चाहिए, पर ताज़ा दूध और भी महंगा पड़ता था और वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अब परी को सेरेलैक और दलिया वगैरह की ज़रूरत थी, पर विहान का ख्याल था कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध, रोटी और दाल भी बच्चे के लिए काफ़ी है और फल लाने का तो सवाल ही नहीं था। भैया थोड़ी देर बाद ही किसी काम में चले गए थे। इतने में नीति दीदी आ गई और भैया के आने की बात सुनकर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भिजवाया, अच्छी क्रोकरी में स्वीट डिश के साथ।
और सिया की आंखों में उनके प्यार पर आंसू आ गए। घर में मेज कुर्सी क्या, दरी तक नहीं थी, इसलिए सिया ने चादर तह करके बिछा दिया। पर 2:30 बजने वाले थे और अभी तक भैया नहीं आए थे। खाना भी ठंडा हो जाएगा। सिया परेशान बैठी थी, तभी विहान आ गई। वाह, यह दावत का इंतजाम कहाँ से हो गया? नीति दीदी ने भिजवाया है। बड़े भैया आए नहीं। सुबह आए थे, फिर जरूरी काम बोलकर चले गए, अभी तक आए नहीं। और तभी गाड़ी रुकने की आवाज आई। भैया आ गए थे। विहान बहुत खुश होकर मिले और सिया खाने का बर्तन समेटते हुए सोच रही थी कि अभी तो नीति दीदी ने भरम रख लिया, वो रात को क्या करेगी। मगर भैया ने खाना खाने के बाद ही कह दिया, रात को खाना बाहर खाएंगे, चलो विहान मार्केट चलते हैं। चलिए। विहान तुरंत तैयार हो गए और सिया बर्तन समेटकर सो गई। और जब उसकी आंख खुली तो शाम हो गई थी और बाहर सामान से भरा ट्रक खड़ा था। भैया और विहान वो सारा सामान मजदूरों से उतरवाकर घर के अंदर रखवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर सेट हो गया। ड्राइंग रूम कीमती सामान से सज गया। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, टीवी सब आ गया। किचन में फ्रिज भैया ने अपने हाथ से लगाया था। उन्होंने बताया पूरे घर के पर्दे कल सिलकर आ जाएंगे और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुड़िया। और गुड़िया बेहोश होते होते बची। इसका मतलब था सब कुछ भैया खरीद कर लाए थे। उसे लगा था कि विहान खरीद कर लाए हैं और वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे सब कुछ खुद खरीद कर लाए हो। सिया ने नफरत से सोचा, गैरत नाम की चीज इनमें है भी या नहीं। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके लिए मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। वो सारे जेवर, खूबसूरत क्रोकरी और तमाम जरूरत की चीजें जिन्हें सिया इस्तेमाल करना तो दूर, एक बार देखा भी नहीं था। जेवर पहले ही दिन लॉकर में रख दिए गए थे और उनका नाम भी वो नहीं ले सकती थी। उस रात जब लोग खाना खाने के लिए होटल में गए तो सिया बिल्कुल चुप चुप सी थी। हाँ, विहान बहुत खुश थे। वो जानती थी कि इस सारी खरीदारी की बात वो मम्मी और भाभी को नहीं बताएंगे। उस रात वो कितने दिनों बाद बेड पर सोई थी, पर गद्दे का नरम बिस्तर उसे कांटों की तरह महसूस हो रहा था। काश विहान आप ऐसे बेगैरत ना होते, सारा सामान ना सही पर कुछ तो अपने पैसे से भी खरीदते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब सिया को कम हैसियत से ही जीने की आदत पड़ गई थी, पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर छोटे बड़े हर सामान से सज गया था और विहान बहुत खुश थे। भैया चले गए थे। सिया के पर्स में बड़े बड़े नोट रखकर वो रो रही थी। कैसे कैसे बेगैरत लोग रहते हैं दुनिया में। उसका दिल नहीं करता था विहान की शक्ल देखने का, पर वो कितनी मजबूर थी। और इन्हीं दिनों में उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। सिया ने रात में विहान को ये बात बताई तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। और ये सुनकर सिया के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस जहनुम से निकल कर आई थी और वो इतनी जल्दी आ रही थी। जब से भैया ने उसे पैसे दिए थे, विहान ने परी के दूध के लिए पैसे देना बंद कर दिया था। सारी रात डर से सिया को नींद नहीं आई और जब वो सुबह उठी तो दर्द से उसका बदन टूट रहा था। पर हैरान तो वो तब हुई जब उसने देखा कि ऑफिस से जाने से पहले विहान ढेर सारे सामान लेकर आ गए हैं। पनीर, मटर, मशरूम, बहुत सारे फल और सब्जियों के साथ और भी चीजें थी। बहुत खुश थे। देखो सिया, सारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, उनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बनानी थी, इसलिए वो सुबह से ही किचन में लग गई। नीति दीदी ने भी उनकी बहुत मदद की थी। और जब शाम को सब लोग आए तो अंदर ही अंदर सिया का दिल डूब रहा था। हालांकि हर चीज बिल्कुल ठीक थी, फिर भी वो डर रही थी कि जाने किस बात पर विहान की माँ को गुस्सा आ जाए। कुछ दिन पहले सिया ने विहान से कहा था कि एक रूम हीटर ले आए, परी को ठंड लगती है। पर विहान ने साफ मना कर दिया कि रजाई उड़ा दो, हीटर नहीं आएगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पर जब विहान की माँ ने कहा कि बहुत ठंड है, लगता है रात को बारिश होगी, तो बगैर बोले ही थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। और जब वापस आए तो रूम हीटर के साथ एक ट्रॉली भी लेकर आ गए। सिया को बहुत दुख हुआ। इतनी ठंड में बच्ची की चिंता नहीं थी, पत्नी का ख्याल नहीं था, पर माँ के लिए इतनी चिंता। और तो और सिया को हुक्म दिया गया कि माँ का खाना नाश्ता उनके कमरे में ट्रॉली पर सजा कर ले जाना है। सिया को सास की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसकी क्या अहमियत थी इस घर में। क्या केवल काम करने वाली नौकरानी थी वो?
सारा दिन भाग भाग कर काम करती, फिर भी कोई ठीक से बात नहीं करता। और जब विहान की माँ को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर इस बार बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे बस पोता चाहिए। विहान की माँ 15 दिन रही थी और इतने दिनों में सिया इतना रोई थी कि कई बार उसने सोचा कि कुछ खाकर हमेशा के लिए सो जाए, पर परी का ख्याल करके शांत हो गई। नीति दीदी के पास कितनी बार वो रोकर खुद का मन हल्का कर लेती थी। वो उसे बड़े प्यार से समझाती, किसी बड़ी बहन की तरह दिलासा देती थी। वो सिया को नीति दीदी की खुशहाल जिंदगी से रस आता। उनके पति विहान के कलीग थे। वो कितने अच्छे पति थे, उतने ही अच्छे पिता और बेटे भी। अभी विहान की माँ और पापा को गए 1 हफ्ता हुआ था कि विहान ने अपनी बहनों को फोन पर कहा, तुम लोग भी आ जाओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही है। और ये सुनकर सिया फिर से परेशान हो गई। अभी शायद उसे परेशान करने में कुछ कसर बाकी रह गई थी जो बहनों को बुलाया जा रहा था। विहान ने अपनी माँ से बात की और बोले कि दोनों को कुछ दिन के लिए भेज दे। विहान ने अपनी दोनों बहनों को इतने प्यार और मनुहार से बुलाया कि उसे सुनकर सिया को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्हें इतने प्यार से भी बोलना आता है, बस मेरे ही नसीब में इनका प्यार नहीं लिखा। सिया की बड़ी भाभी की बहन की शादी थी। वह आजकल दिल्ली अपने मायके आई हुई थी और फोन पर उन्होंने सिया को अपने घर आने के लिए कहा। सिया की मौसी का घर भी दिल्ली में ही था, पर सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मौसी के यहाँ मिलने जाती। बड़ी भाभी के बुलावे पर उसने विहान से डरते डरते कहा, विहान, बड़ी भाभी की बहन की शादी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग आए हुए हैं मेरे मायके से। देखा जाएगा, मैं मम्मी से बात करूंगा, वो जैसा बोलेगी वैसा होगा। इसमें मम्मी जी से क्या पूछना, एक ही शहर में शादी है, किसी दूसरे शहर तो जाना नहीं। अच्छा बकवास बंद करो, मैंने कहा देखा जाएगा। और विहान के इस अंदाज पर डर से सिया एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। अगले दिन अचानक बड़ी भाभी और उसकी माँ आ गई। उस समय विहान ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वो इतने रूखेपन से मिले कि दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर सिया ने विहान से कहा, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है, प्लीज कुछ फल मिठाई वगैरह ला दीजिए ना। नहीं है तो इस सब की जरूरत भी नहीं है, उन्हें चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा करो। जवाब देकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। बड़ी भाभी ने सिया को उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो केक, फल और मिठाई वगैरह लेकर आई थी। सिया ने चाय बनाई और सबके हालचाल पूछने लगी। बड़ी भाभी को मार्केट जाना था, इसलिए वो शादी का कार्ड देकर जल्दी ही चली गई। उसके जाने के बाद सिया विहान के रवैये पर अफसोस कर रही थी कि नीति दीदी आ गई। वो सिया का चेहरा देखकर समझ गई कि जरूर कोई बात हुई है, और सिया का मन इतना भरा था कि उन्हें देखते ही उसकी आंखें झलक पड़ी। सिया उन्हें ही तो सब हाल सुनाया करती थी। नीति दीदी, अब तो माँ और भैया भी शादी में आएंगे और उनका यही रवैया रहा तो कौन सी नई बात है? क्या वो लोग विहान को नहीं जानते हैं? और माँ बाप, भाई बहन के लिए लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन इस बर्दाश्त से जो दिल पर गुजरती है वो आप नहीं जानती। मैं सब समझती हूँ सिया, तुम फिक्र मत करो। कब है शादी? तुमने कोई तैयारी की? तैयारी क्या करना है दी, सारी तनख्वाह विहान अपने पास रखते हैं। जेवर सासू माँ ने पहले ही अपने पास रख लिया था। सारे भारी कपड़े ससुराल में ही रखे हैं, तो फिर शादी में कैसे शामिल होगी? पता नहीं दीदी, मुझे तो ये भी नहीं पता विहान इजाजत भी देंगे कि नहीं। खैर इजाजत तो दे ही देंगे। नीति दीदी मुस्कुराई, फिर इधर उधर की बातें करने लगी और सिया का मन बहल गया। मगर वही हुआ, विहान ने उसे शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ऊपर से विहान की माँ उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। उस दिन वो बहुत रोई, सबसे मिलने के लिए उसका दिल तड़प रहा था। शादी हो जाने के बाद सिया की मम्मी और सब लोग आए तो सिया ने भगवान का शुक्रिया किया कि विहान ऑफिस में थे। मम्मी सिया का घर देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है सिया। और भाभी ने सिया के रख रखाव और सलीके की बहुत तारीफ की। आज वो लोग उसके लिए बहुत सारे तोहफे और फल मिठाई वगैरह लेकर आए थे। सिया ने नीति को भी बुला लिया। सबने खूब बातें की। बहुत दिनों बाद सिया इतनी खुश होकर बातें कर रही थी। शाम में विहान ऑफिस से आए। तब तक सब उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे।
पर वो सीधे अपने कमरे में चले गए। सिया चाय बनाने के लिए उठने लगी तो भाभी ने मना कर दिया। वो फ्लास्क में चाय भरकर लाई थी। बड़े भाई की बेटी कनक भी आई थी साथ में। सिया का बहुत मन किया कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, पर ये उसकी किस्मत में नहीं था। बड़े भैया विहान के पास कमरे में चले गए थे मिलने, और सिया इंतजार कर रही कि वो बाहर निकल कर आएंगे मम्मी और भाभी वगैरह से मिलने, पर वो बाहर नहीं आए। मजबूरन मम्मी ही अंदर चली गई और उनके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। जाते वक्त सबने परी को बहुत सारे रुपए दिए भेंट के तौर पर, और सिया बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उन सबके जाने के बाद उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, पर विहान बाहर नहीं आई। बहुत देर हो गई तो उसे एहसास हुआ और उसने कमरे में जाकर पूछा, आप खाना खाएंगे? क्यों, भूख हड़ताल करने का मन है? और फिर सिया किचन में गई और खाना गर्म करके ट्रॉली में सजाकर उनके लिए कमरे में ले गई। खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर विहान हैरान हुई। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ भाभी लेकर आई थी। उसका मन तो कर रहा था कि उन्हें बहुत सुनाए कि आपने तो भाभी और मम्मी के आने की बात सुनकर सब्जी तक लाना बंद कर दिया था, और कौन से पैसे उसे देते हैं जो वो खुद कुछ खरीद कर ले आई। विहान ने आराम से खाना खाया। उस दिन जाने क्यों सिया का मन नहीं कर रहा था अपने बेडरूम में जाने का। परी तो जल्दी ही सो गई थी, पर सिया किचन में काम करने के बहाने से रुकी रही और इतनी देर लगाई कि जब वो बेडरूम में गई तो विहान सो चुके थे। ओफ, कितनी नफरत महसूस हो रही थी सिया को सामने सो रहे शख्स से। उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर कितनी मजबूर थी वो, उसने दुख से सोचा। अगली सुबह परी ने अपने पिता को बहुत खुश होकर बताया, पापा, कल नानी और मामा मामी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। अच्छा, वो खुश होकर मुस्कुराए और सिया को पूछा, कितने पैसे दिए बताओ ना सिया। मुझे नहीं पता, सिया ने बेरुखी से कहा और उठकर बाहर चली गई। लेकिन विहान भी उसके पीछे पीछे आ गए। ये कौन सा तरीका है बात करने का? वो बहुत गुस्से में बोले। वही तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उस दिन सिया को क्या हुआ था कि उसने तुरंत जवाब दिया, और उसके जवाब देने की देर थी कि विहान आपे से बाहर हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? बर्दाश्त करने की भी हद होती है विहान, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा बकवास मत करो। आप मुझे हाथ लगाकर तो देखिए, किस बात पर इतना अकड़ रही हो? आप लोग किस बात पर अकड़ते हैं? तुम मेरे माँ बाप को कह रही हो चोर की दाढ़ी में तिनका। सिया मुस्कुराई, और ये मुस्कुराहट उसे बहुत महंगी पड़ी। विहान ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो संभल नहीं पाई और उसका सिर दीवार से टकराया। सिया के सिर में चोट लगी और खून बहने लगा, होठ भी कट गए। सिया जोर जोर से रोने लगी और वैसे ही छोड़कर विहान ऑफिस चले गए। बहुत देर बाद उसे होश आया तो देखा कि परी बहुत रो रही थी। सिया उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगी। फिर परी को चुप कराया और उसे दूध पिलाया और खुद पानी पिया। जब कुछ संभली तो खुद को आईने में देखा। माथे पर गहरा जख्म था, आंखें सूज गई थी, होठों के पास खून सूखकर काला पड़ गया था। और तभी नीति दीदी आ गई। उन्होंने सोचा था कि आज सिया बहुत खुश होगी। कल उसके भाई भाभी और मम्मी जो मिलकर गए थे, पर उसकी हालत देखकर वो चौंक गई। ये क्या हुआ सिया? कुछ नहीं दी, सीढ़ियों से गिर गई थी, थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए। झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या हुआ है। और सिया जोर से रो पड़ी। क्या बताऊं दीदी, आज तो मेरी ही गलती थी, अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। वाकई तुम्हारी गलती है, चुप रहकर तुमने उन लोगों को सिर पर चढ़ा लिया है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके मुंह लगने का ये अंजाम होता है। उसने पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर नीति को बहुत दुख हुआ। कितने पैसे मिले हैं परी को? मैंने नहीं गिने, लाओ मुझे दो, तुम्हारी अमानत मैं संभाल कर रखूंगी। ऐसे लोगों को तो मरी हुई जू भी नहीं देनी चाहिए। और ये सुनकर सिया को हंसी आ गई। उसने किचन में से किसी बर्तन में से पैसे निकाले और गिना तो पूरे 11,000 रुपये थे। उसने पैसे नीति को संभालने के लिए दे दिए। नीति ने सिया के लिए नाश्ता बनाया, उसके जख्मों की सिकाई की और दवा लगाकर जबरदस्ती पलंग पर लेटा दिया और कहा, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। जब लाट साहब को खुद से काम करना पड़ेगा तो समझेंगे कैसे जालिम है। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चले गए, एक बार भी नहीं सोचा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो।
भगवान उसे कुछ तो सद्बुद्धि दे। उस शाम सिया बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। उसे बहुत तेज बुखार था। नीति दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। विहान ने खुद ही खाना गर्म करके खा लिया, पर सिया की हालत देखकर भी कुछ नहीं पूछा। नीति रात में सिया के लिए सूप बनाकर ले आई और उसे जगाकर जबरदस्ती पिलाया और 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई। साथ ही एक नींद की गोली भी खिलाई ताकि सिया को आराम से नींद आ जाए। सुबह सिया की नींद खुली तो विहान ऑफिस जा चुके थे। हालांकि नीति दीदी ने कोई भी काम करने से मना किया था, फिर भी उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी, इसलिए उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नीति आई तो उससे नाराज हो रही थी कि खाना बनाने की क्या जरूरत थी। नीति ने जबरदस्ती सिया को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा देकर उसे सोने के लिए कहा, फिर अपने घर चली गई। सिया जैसे तैसे ठीक हो गई थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ना तो विहान को फुर्सत थी और ना ही जरूरत। उनका ख्याल था कि ये सारे नखरे हैं काम ना करने के। सिया की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया था। मायके आकर सिया की हिम्मत बिल्कुल पस्त हो गई थी। हालांकि विहान ने कहा था कि कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे, लेकिन ना तो सिया में हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भाई ने उसे जाने दिया। इस बार भाई भी गुस्से में थे, बोले जो होगा देखा जाएगा। आते ही सिया को बुखार चढ़ गया था जो उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि बहुत कमजोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा था, डर से सिया की हालत खराब हो रही थी कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो क्या पता विहान की माँ सिया और विहान का तलाक ही करवा दे। उस रात सिया को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी कि शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया था, विहान ऐसे क्यों है। बीच में कभी वो अच्छा व्यवहार करने लगते और फिर उनकी माँ से बात होती और वापस वो पहले की तरह बिहेव करने लगते। ऐसे देखा जाए तो विहान एक लायक अफसर और शरीफ इंसान है। सिया और उसके मायके वालों को छोड़कर बाकी दूसरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि नीति दीदी और उनके पति के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनके मिलने जुलने वाले भी अच्छे लोग थे। अपने दोस्तों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। यहाँ तक कि माली और चौकीदार से भी वो बहुत अच्छे से बात करते थे, उनकी गाहे बगाहे मदद भी करते थे। सिया ने दुख से सोचा उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे उनके लिए। उस रात वो बहुत रोई, इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया और अभी वो बेहोश थी और उसकी माँ ये सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा तो बेटी के जन्म का सुनकर क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया और उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पता था कि उसे बेटी ही होगी। सिया के ससुराल में खबर भिजवाई गई थी, पर वहां से कोई मिलने नहीं आया था। भैया ने बहुत प्यार से बच्ची का नाम नेहा रखा, जो सिया को भी बहुत पसंद आया। विहान के फोन आते रहते थे, पर यह इत्तेफाक ही था कि उनकी बात ज्यादातर मम्मी और भैया से ही होती थी। सिया अक्सर बच्चों में लगी होती और विहान को भी फोन रखने की जल्दी होती कि बात हो ही नहीं पाती। और एक दिन अचानक ही विहान आ गए तो सिया को बहुत हैरानी हुई। विहान का मूड भी बहुत अच्छा था। सबसे मिलकर वो सिया के पास कमरे में गई। उन्होंने नेहा को देखा और सिया को देखते हुए कहा, क्या हाल है? जी ठीक हूँ। वाकई सिया सेहतमंद और सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। विहान अच्छे मूड में मिले तो सिया भी बहुत खुश होकर मिली और थोड़ी देर बाद ही सिया को विहान की खुशी का राज पता चला कि विहान की बहन सीमा की शादी है। उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी ननंद की शादी तय हो गई और उसे कुछ खबर ही नहीं। आखिर कुछ भी हो, उस घर की इकलौती बहू हूँ मैं। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह से पता थी, पर इंसान भी कितना खुशफहम होता है, उम्मीदों के जाल में उलझता रहता है और सारी उम्र दुख उठाता है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ? सिया का दिल धक से रह गया। घर और कहाँ? मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेगी। शादी में ज्यादा दिन नहीं है। कब होगी शादी? 20 दिन बाद। सिया सोचने लगी, अकेले क्यों, 4 बेटियां और 2 दामाद मिलकर तैयारी कर रहे हैं,
फिर विहान के पिता भी तो है। 20 दिन उस जहनुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे सिया के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी, पर शायद उसके नसीब में खुश होना लिखा ही नहीं था। उसका दिल कर रहा था कि विहान से बहुत लड़ाई करे, आखिर वो उसे समझते क्या है। नेहा के जन्म को 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर कोई एक बार भी देखने नहीं आई, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और जब वो किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखती है तो वो वहाँ जाकर क्या करेगी। एक नौकरानी से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। आज काम है तो बहू की याद आई थी, उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर विहान के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वो चली गई। और सिया जब ससुराल पहुंची तो उसने सास ससुर के पांव छुए तो विहान के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर विहान की माँ के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों बड़ी नंदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननंद पूजा, जो कि सिया की सहेली भी थी, वो अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर नेहा को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। और उसी शाम चाय पीकर सिया शादी के कामों में ऐसे लग गई कि उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही दोनों बच्चों के लिए। भगवान ने पूजा के दिल में दोनों बच्चियों के लिए प्यार ना डाला होता तो न जाने सिया कैसे संभालती। पूजा दोनों बच्चों का ख्याल रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती और ज्यादा असर ना लेती। सीमा के दहेज में एक एक चीज सिया के मायके से आई हुई थी। जेवर, कपड़े, क्रोकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी तमाम चीजें जो सिया ने कितने शौक से खुद के लिए खरीदी थी और किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। सारी चीजें पैकी थी और वैसे ही सीमा को दे दी गई थी। सिया ने सोचा शायद सीमा की किस्मत का ही था सब कुछ। अगर मेरी किस्मत का होता तब वो मैं इस्तेमाल करती। विहान ने अपनी तरफ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया था। सिया के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों को अहमियत नहीं दी। सिया का दिल दुख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही वो विहान के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली बार फुर्सत में सिया सबसे पहले नीति दीदी से मिली। वो भी उससे बहुत खुशी से मिली। उसके पति भी बड़े प्यार से मिले। नीति ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और विहान से बोली, विहान भाई, आप हमें अपने आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना तैयार करके रखती। इसकी क्या ज़रूरत है भाभी, जो बनाया है वही खा लेंगे। विहान नीति से हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मज़ा आया। नीति दीदी के यहाँ सबने साथ में खाना खाया और फिर चाय का दौर चला। और अगले दिन क्योंकि छुट्टी थी इसलिए वो लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, इसलिए उन्हें गोद में लेकर वो घर आ गई। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई थी और वो दोनों बहुत खुश थे। और सिया ने हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, दूसरों की बेटियों को इतना दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति नवीन बहुत हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता लग रहा था। वो दोनों हनीमून के लिए निकले थे और शिमला जा रहे थे। 1 हफ्ते के बाद वापसी पर दोनों फिर आए थे और विहान चाहते थे कि सिया उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर भी दे। और उस दिन सिया को बहुत गुस्सा आया। अभी शादी में तो मेरे जेवर और सारा दहेज का सामान दे दिया और मेरे पास कौन सा जेवर है, सारा तो आपकी मम्मी के पास है। उन्हें फ़ोन करके बोल दे। अच्छा धीरे बोलो, इतना जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है। और सिया का मन किया कि कहे कि हाँ, जोर से बोलने की ज़रूरत है, सारी दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलना चाहिए। पर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती, और बहस भी ऐसी जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं। और जब पिछली बार विहान ने उस पर हाथ उठाया था तो उसने सोचा था कि खामोशी बेहतर है, एक चुप 100 सुख। उसने सोच लिया था कि अब वो कभी बहस नहीं करेगी। और कुछ टाइम बाद गर्मियों की छुट्टियों में विहान की दोनों बड़ी बहन आई थी अपने पति और बच्चों के साथ। वहां से वो लोग आसपास की जगहों पर घूमने गए। सिया ने हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियां किस्मत वालों को ही मिलती है। पूजा भी उनके साथ ही आई थी, पर वो दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और विहान की खुशी देखते ही बनती थी। सिया का सारा समय किचन में गुजर जाता और पूजा दोनों बच्चों को संभालती थी।
सिया को पहली बार पता चला कि पूजा सभी भाई बहनों से अलग स्वभाव की थी और उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 2 महीने वो दिल्ली में ही रही और सिया को बहुत अच्छा लगा। वो कोशिश करती कि सिया की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। नीति दीदी से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तो उसकी बात सुनकर सिया हैरान ही रह गई। सिया भाभी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना। मुझे बहुत अफसोस होता है, मम्मी आपके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आती। उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे शर्म आती है, कैसे आपके दहेज का सारा सामान सीमा दीदी की शादी में दे दिया। दी की जगह मैं होती तो साफ मना कर देती। नहीं नहीं पूजा, मेरी और आपकी चीज़ें कोई अलग थोड़ी है। नहीं भाभी, मुझे बहुत अफसोस है। मम्मी ने आपको इतना परेशान किया है, भगवान भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और भाई बहुत कमज़ोर शख्सियत के इंसान है, मम्मी की बातों को इनकार नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। पहले दिन उन्होंने भाई से कहा था कि पत्नी के हाथ में पैसे मत देना, पत्नी को कभी सिर पर मत चढ़ाना, ससुराल वालों को लिफ्ट मत देना। और आप ही देख रही है कि वो उनकी बातें कितनी मानते हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं है। खुद की 4 बेटियां हैं, अगर उनकी किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो? भगवान ना करे पूजा, कैसी बातें करती हो। कसम से भाभी, मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आता है। माँ तो अनपढ़ है पर भाई तो इतने पढ़े लिखे हैं। क्या फ़ायदा इतनी शिक्षा का अगर इंसान में इंसानियत ही ना हो। आज इतने साल बाद सिया को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा हो। कोई तो है जिसे ये एहसास है कि उसके साथ जाती हुई है। पूजा के आने से घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो गया था। वो लोग कभी कभी शाम में घूमने भी जाते। एक दिन विहान ने शॉपिंग पर जाने के लिए गाड़ी भेजी तो वो लोग भाभी के मायके भी गए, जहाँ बड़ी भाभी आई हुई थी। सिया तो बहुत डर रही थी, पर पूजा ने समझाया कि आप इतनी परवाह ना करें। आखिर किस बात पर उन्हें अकड़ है? गाड़ी आपकी है और आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। सिया और पूजा को तो घर आते आते शाम हो गई। सिया का डर के कारण बहुत बुरा हाल था, पर पूजा ने समझाया कि भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। और सचमुच विहान ने देरी से आने की वजह तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछा कि वो लोग कहाँ गए थे। और जिस दिन पूजा गई, सिया बहुत उदास हो गई थी। उसकी वजह से घर में कितनी रौनक थी। विहान भी अच्छा व्यवहार करने लगे थे। समय गुजरा, अब परी स्कूल जाने लगी थी और नेहा की भी प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दिया था। सिया को जरा सुकून मिला तो विहान की माँ ने एक नई रट लगा दी कि मुझे तो एक पोता चाहिए। सिया को अब और बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, मगर विहान के लिए माँ की बात पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह थी। वो उनकी बात कैसे मना कर सकते थे? वो दिल्ली में नहीं थी, पर फिर भी उनके आदेश का खौफ सिया पर डंडे की तरह बरसता रहता था और ना चाहते हुए भी वो माँ बनने वाली थी। उन्हीं दिनों पूजा की शादी पक्की हो गई। सिया का दिल चाहता था कि कहे कि लड़के का, उसके परिवार का अच्छी तरह पता करे। पूजा बहुत प्यारी है, मगर ना तो उससे किसी ने पूछा और ना बताया। वो तो बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती थी। 2 माह के अंदर रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख भी तय हो गई। सिया को बहुत उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आते रहते थे। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर पूजा की शादी में भी जाना ज़रूरी था। बल्कि सिया खुद महीने भर पहले जाना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार विहान ने कहा, 1 महीने पहले जाने वाली हालत तो नहीं है तुम्हारी। उन्होंने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा कि सिया हैरान हो गई। उनके प्यार भरे लहजे को सुनकर उसकी पलकें भीग गई। पर विहान, वहाँ काम कौन करेगा? और भी बहुत लोग हैं, काम हो जाएगा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और सिया को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। सुबह उसने नीति दीदी को ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। यार, दिन एक से नहीं रहते, ज़रूर बदलते हैं। फिर तुम्हारी नेकी और अपनों की प्रार्थना कभी तो भगवान सुनते ही। और शादी से 2-3 दिन पहले जब वो लोग लखनऊ पहुँचे तो घर में शादी का हंगामा जोरों पर था। सिया और पूजा बड़े प्यार से मिली। आप मुझे बहुत कमज़ोर लग रही है भाभी, सच सच बताइए, आप खुश तो है ना? भैया के व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? हाँ पूजा, बहुत बदल गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। ईश्वर तुम्हें खुशियाँ दे। अच्छा, पूजा ने खुशी से कहा। जब भी उनका फ़ोन आता था तो मैं उन्हें कहती थी कि भाभी का बहुत ख्याल रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हनी, वाकई वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिया पूजा के लिए बहुत खूबसूरत गले का हार लाई थी। बारात वाले दिन सिया ने
पूजा की सास और नंदों को देखा तो जाने क्यों ऐसा लगा कि विहान की माँ और बहनों की झलक उसमें दिख रही है। बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव लगा उनका। जिस तरह उन्होंने दहेज के सामान को समेटा था और एक एक सामान को देखा था, सिया का दिल बैठ गया। हे भगवान, पूजा का नसीब अच्छा करना। कुछ बात तो जरूर थी। विहान की माँ के चेहरे पर फिक्र के बादल छाए थे। उनके चेहरे से घमंड और गरूर गायब थे। विहान और पापा जी बहुत परेशान लग रहे थे। रिसेप्शन के दिन भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। पूजा भी चुप चुप सी थी, जाने की सोच में डूबी लग रही थी। चेहरा पीला लग रहा था। यह चेहरा एक रात की ब्याही दुल्हन की तरह तो बिल्कुल नहीं था, जो अपने पति के प्यार और हमराई में गुजर कर आई हो। जाने क्यों सिया को अपनी सुहागरात याद आ गई और वो कांप गई और अंदर जैसे कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं नहीं, पूजा बेकसूर है, उसे हरगिज भी ये सब झेलना ना पड़े। सिया सोच रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और अगले दिन जब सिया और विहान जाने की तैयारी की तो विहान की माँ पर जैसे जुनून सवार हो गया। विहान, इसे कह दो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम इसे तलाक दे दोगे। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। इसे सारी उम्र अपने मायके में बैठना होगा। माँ, विहान को शायद माँ की बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? बच्चे तो भगवान की देन है। मैं अपनी मर्जी चलाकर दिखाऊंगी, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। और सिया उनकी बातें सुनकर थर थर कांपे जा रही थी और इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर जाती, सोफे पर बैठ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था सिया के। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विहान ने किसी से ग्लूकोज घोलकर मंगवाया और उसे जल्दी से पिलाया। तभी पूजा और उसके पति आ गई और पूजा सिया की हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ देर तक तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। विहान ने पूजा के पति को जल्दी से ड्राइंग रूम में बिठाया। घर की कामवाली से पूजा ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर वो परेशान हो गई। आखिर मम्मी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? उनका क्या कसूर है? और क्या ऐसी बातें इंसान के हाथ में है? सिया ने जल्दी से खुद को संभाला और पूजा को ड्राइंग रूम में जाकर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। सिया ने जल्दी से चाय बनाई और ट्रॉली में नाश्ते का सामान सजाकर ड्राइंग रूम में ले गई। परी और नेहा भी बुआ को देखकर बहुत खुश थे। सिया सबको मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता दे रही थी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन विहान भी बहुत चुपचाप से थे। पूजा एक दिन के लिए पगफेरे के लिए आई थी और उसकी माँ ने ऐसा हंगामा किया था। घर के सभी लोग उनसे नाराज थे, मगर विहान की माँ को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो तो सबको अपने तलवे के नीचे रखती थी। उन्हें घर में आए हुए बेटी और दामाद की भी परवाह नहीं थी। खैर, सब कुछ छोड़कर वो लोग दिल्ली आ गए। विहान की छुट्टी खत्म हो गई थी। वो नहीं रुक सकते थे और ना ही सिया में हिम्मत थी कि वो वहाँ रुकती। इस बार घर जाकर सिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। विहान से भी बस जरूरत हो तभी बात करती थी। उसे हर पल एक डर लगा रहता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता था उसका दिल बैठ जाता था और उसने देखा था कि विहान भी बहुत परेशान और चिंतित है। सिया इधर देख रही थी कि विहान भी बहुत खामोश रहते हैं, बहुत परेशान से लगते हैं। उसने सोचा, भला वो क्यों परेशान है? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें नई दुल्हन मिल जाएगी। बहुत दिनों से वो उनसे बात करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मगर एक रात जब वो सारे काम समेटकर अपने कमरे में आई तो देखा कि विहान किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उन्हें सिया के आने का भी पता नहीं चला। कुछ दिनों से परी और नेहा अलग कमरे में सोती थी और वो कब की सो चुकी थी। सिया ने नाइट सूट पहना और बिस्तर पर आ गई। विहान, उसने धीरे से आवाज दी। कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ परेशान? बहुत परेशान हूँ। अच्छा, वो चौंकी, फिर हिम्मत करके बोली, मैं आपकी परेशानी की वजह समझती हूँ। उन्होंने चौंक कर देखा। क्या समझती हो? विहान, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप वादा कीजिए आप मानेंगे। ऐसी क्या बात है, पहले बोलो तो सही। विहान, आप मुझे तलाक दे दीजिए। क्या? वो हैरान होकर उठकर बैठ गए। ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? मैं जानती हूँ विहान, मुझे बेटा नहीं होगा। मैं आजकल कितनी परेशान हूँ, आप नहीं समझ सकते। शायद ये सोचकर आप भी परेशान हैं कि अगर तीसरी बार भी बेटी हुई तो। पगली, वो मुस्कुराए। ईश्वर के काम में कौन दखल दे सकता है? अगर तीसरी बेटी को आना होगा
तो वो भी आएगी ही। सिया ने विहान को हैरानी से देखा और कहा, फिर आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? मैं जो सोचता हूँ वो बाद में बताऊंगा, मगर तुम बताओ, तुमने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? विहान की निगाहों में दुख झलक रहा था। सिया ने उनकी ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। विहान, मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ, मुझ में अब बर्दाश्त करने की बिल्कुल शक्ति नहीं। और विहान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बेकार की बातें मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चों की माँ हो और मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यारी हो। क्या क्या? रोना भूलकर उसने बड़ी हैरानी से विहान को देखा। सिया को विहान की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और विहान ने देखा रोती हुई मासूम और हैरान चेहरे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने झुककर उसकी भीगी पलकों को चूम लिया। सिया, मैं सच सच कहूँ तो बहुत दिनों से मैं अपने ज़मीर की अदालत में खुद को गुनाहगार पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ मम्मी ने जो किया और फिर मैंने जो तकलीफ दी, उनकी तो खैर कोई भरपाई नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त ने मेरा दिल जीत लिया। तुम और तुम्हारे मायके वाले सभी बेहद अजीम हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर तुम्हारी 2 बेटियों का पिता तो हूँ ना, इसी नाते मुझे माफ़ कर देना। विहान, सिया ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से आपकी हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और उसके बाद विहान ने उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। वो सारी रात अपनी गलतियाँ मानते रहे। वो रात हकीकत में मोहब्बत की रात बन गई। जिंदगी इस तरह बदल जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। सिया ने सबसे पहले ये खुशखबरी बड़ी भाभी को सुनाई कि वो मम्मी को ये बता दे कि अब सिया हर तरह से खुश है और ये कि विहान पूरी तरह से बदल गए हैं। विहान इसलिए बदल गए हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बिल्कुल वैसा ही पूजा के साथ हो रहा है, बल्कि वो लोग कुछ और भी बढ़कर है। उन्होंने दहेज में कार मांगी थी तो वो लोग नहीं दे सके और उस दिन से पूजा अपने मायके में बैठी है कि जब तुम्हारे माँ बाप गाड़ी खरीद कर देंगे तो आ जाना। उसे बहुत दुख हुआ। विहान ने उसे इस काबिल भी नहीं समझा था कि उससे कुछ कहते। फिर उसने सोचा किस मुँह से कहते, जब उन्होंने यही सब सिया के साथ किया था। कुदरत की लाठी आवाज होती है। उन्होंने सिया को इतनी तकलीफ दी थी और किस सब्र से उसने सब कुछ बर्दाश्त किया था, पर यह सब अपनी जगह था। वो बिल्कुल खुश नहीं थी। पूजा के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जो पूरे परिवार में सबसे अच्छी थी, बहुत प्यारी आदतें रखती थी, उस बेगुनाह को सजा मिल रही थी। माँ के बुरे कर्मों की सजा उस मासूम को मिली। शायद उसकी माँ की आंखें खोलने के लिए सिया सोचे जा रही थी। उस रात उसने विहान को टटोलने के लिए कहा, विहान, पूजा अपने पति के साथ आई नहीं। उसका हनीमून ट्रिप या आने का प्रोग्राम ही नहीं बना। हनीमून? तुम हनीमून की बात कर रही हो, यहाँ उनके तलाक की बात हो रही है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने कुछ बताया ही नहीं। क्या बताता तुम्हें? तुम सिवा परेशान होने के क्या कर सकती थी? मगर वजह क्या है? सिया ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा, क्योंकि वो विहान के मुंह से सुनना चाहती थी। वजह वही है। विहान हिचकिचाए। क्या? बताइए ना। बस यार, यूँ समझ लो, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया वही पूजा के साथ हो रहा है। क्या? उसके साथ तो बहुत कुछ हुआ था। वो सुनना चाहती थी कि पूजा के साथ क्या हुआ है। यार, पापा ने उन्हें गाड़ी देने का वादा किया था। पापा ने अपनी गाड़ी बेचकर और कुछ रकम मिलाकर उन्हें कार देने का वादा किया था, पर वो लोग बड़ी गाड़ी चाहते हैं। आजकल तो गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई है। विहान, हमारी गाड़ी कितने में बिक जाएगी? क्यों? इसे बेचकर आप पूजा को गाड़ी खरीद कर दे दीजिए। नहीं सिया, अब इतना भी जलील मत समझो मुझे। नहीं विहान, अगर पूजा की जिंदगी की खुशियों की कीमत हमारी गाड़ी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कोशिश कीजिए, हम बाद में कोई छोटी गाड़ी खरीद लेंगे। भगवान जानते हैं सिया, गाड़ी की डिमांड मेरी तरफ से नहीं थी। वो तो मम्मी को जुनून सवार था। मैं तो अपने दिल से बहुत शर्मिंदा हुआ था और सिया को किसी सफाई की ज़रूरत नहीं थी। वो ये अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने अपनी मम्मी का कितना साथ दिया था। इस वक्त वो कोई बात नहीं सोचना चाहती थी। विहान ने गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में रखी थी, इसलिए अच्छे दाम में बिक गई। फिर विहान के पापा के कार को बेचकर मिली रकम को मिलाकर बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी गई। उन दिनों सिया को सफ़र करने से मना किया था डॉक्टर ने, फिर भी वो लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि सही मायने में किसी के काम आना क्या होता है।
लेकिन विहान खुश नहीं थे। उन्हें आज सिया के भाइयों का ख्याल आ रहा था, जिन्होंने कदम कदम पर सिया की शादीशुदा जिंदगी को संभालने के लिए सहारा दिया था। और सिया को विहान का ये रूप अच्छा लग रहा था। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो गई। विहान की माँ बहुत कमजोर लग रही थी। पूजा को जब सारी बात पता चली तो उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से सिया ने उसे चुप कराया। उसे तो पहले ही अपनी भाभी पर होने वाली ज्यादती का एहसास था। उसे पता था उसकी भाभी कितनी अच्छी है, और अब तो जैसे सिया की अच्छाई के आगे वो नतमस्तक हो गई। अगले दिन पूजा के ससुराल वाले उसे आकर ले गए। पूजा के पति का चेहरा दमक रहा था और सिया जानती थी कि पूजा और सबके दिल पर क्या गुजर रही है। विहान की माँ को जिंदगी ने ऐसा आईना दिखाया था कि उनके सारे कस बल निकल गए थे। उस दिन पहली बार विहान ने सिया को कहा, चलो सिया तुम्हारे मायके चलते हैं, लेकिन गाड़ी तो नहीं है। वो हिचकिचाई, कोई बात नहीं, हम टैक्सी कर लेंगे। और जब सिया अचानक अपने मायके पहुंची तो सब हैरान हो गई। सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। सिया ने बताया, इस बार हम हवाई जहाज से आए हैं। डॉक्टर ने सफर के लिए मना किया था ना, इसलिए। भाभी ने उसे शक की निगाह से देखा। उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर सिया के चेहरे पर ऐसी इत्मीनान और खुशियों की चमक थी कि उन्होंने सोचा ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। विहान उस रात वहीं रुक गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। सिया परेशान हो रही थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो, पर विहान उसे बहुत तसल्ली दे रहे थे। देखो, बेटी ईश्वर का वरदान होती है। फिर आज के ज़माने में बेटे और बेटी में फ़र्क ही क्या है। और बेटियां तो माँ बाप की हमदर्द होती है। मगर विहान, बेटियों के नसीब से डर लगता है। और उसी रात सिया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और इस बार उसे बेटा हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। बड़े भाई ने सिया के ससुराल में फ़ोन करके बताया और सबको बहुत हैरानी हुई। जब विहान के पिता के साथ उसकी माँ भी आई, फल और मिठाई की टोकरी के साथ, उन्होंने खुद से आगे बढ़कर सबका मुंह मीठा कराया। तभी पूजा भी अपने पति के साथ आ गई और माहौल भी और अच्छा हो गया। शायद उसका पति भी दिल का बुरा नहीं था और सिया सोच रही थी कि उसका बेटा कितना खुश नसीब है, सबके लिए खुशियाँ लेकर आया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।